नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। पीएम मोदी पर विपक्ष का डबल अटैक एक झटके में कैसे फेल हो गया, एक नहीं दो दो अटैक कैसे फेल हो गया, वो आज आपको बताऊंगा। मोदी की जाति पर वार, राहुल ने तय कर दिया अब की बार मोदी 400 पार। इस पूरी खबर के बारे में एक एक फैक्ट आपको बताऊंगा। विपक्ष की सरकारों को क्या मोदी सरकार जानबूझकर कम पैसा दे रही है राज्यों में, इसका सच क्या है, इसके आंकड़े दिखाऊंगा। कांग्रेस शासित राज्य को मोदी ने ज्यादा पैसा दिया या मनमोहन ने, इसको बताने वाली रिपोर्ट भी लेकर आया। मोदी ले आए कांग्रेस राज के काले कारनामे बताने वाला श्वेत पत्र, उसमें क्या है आज उसका चैप्टर भी है। 2024 के पहले वो रिपोर्ट जो कांग्रेस का अब की बार 40 पार का सपना भी तोड़ देगी, वो रिपोर्ट क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा। यूपी की 80 में से कितनी सीटें मोदी और योगी ने लॉक कर दी हैं, इसका नंबर हमारे पास आया है, वो आपको नंबर बताऊंगा। अखिलेश, राहुल, सोनिया यूपी से चुनाव लड़े तो कौन कौन मोदी लहर में हार जाएगा, इसकी भी बात होगी। और आखिर में फैक्ट फैक्टर, जो इंटरनेट आप यूज करते हैं उसकी स्पीड के बारे में तो कई बार चर्चा करते हैं, लेकिन उस इंटरनेट का वजन कितना होता है पता है आपको, आज इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देता हूं। और वो बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बवाल हो गया बॉस। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। आप देखिए वहां क्या तमाशा हो गया, क्या हंगामा हो गया है। जबरदस्त पत्थरबाजी की है वहां पर दंगाइयों ने। यह बवाल बनभूलपुरा में अवैध मदरसे और नमाज स्थल पर बुलडोजर एक्शन से हुआ। भाई वहां अवैध मदरसा था, नमाज स्थल था अवैध, उसको बताया जा रहा है कि उस पर बुलडोजर चल गया, तो वहां भीड़ ने पत्रकारों से लेकर पुलिस तक पर जबरदस्त पत्थरबाजी कर दी। वहां देखिए कैसे आग लगा दी गई है। बुलडोजर एक्शन होने पर अराजक तत्वों ने पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा, उन पर पथराव किया। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। प्रशासन के मुताबिक अवैध मदरसे और नमाज वाली जगह पर पूरी तरह से वो जगह अवैध थी। इसकी 3 एकड़ जमीन का कब्जा नगर निगम में पहले ही ले लिया था और अवैध मदरसे और नमाज स्थल को सील कर दिया था। आज जब इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेकर इसे ध्वस्त किया गया तो अराजक तत्वों ने पथराव और आगजनी शुरू कर दी, जबकि पहले ही वो जगह सील हो गई थी। सबको पता था कि भाई नगर निगम एक्शन ले रहा है क्योंकि ये जगह अवैध है, अवैध जगह पर बनी हुई ये मदरसा और नमाज स्थल है, तो पहले ही सील था। लेकिन आज जैसे ही वहां बुलडोजर चला तो अचानक पथराव और आगजनी शुरू कर दी उस जगह के लोगों ने। हल्द्वानी के मामले में सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक की है और वो अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दे दिया है पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने। उन्होंने, सीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है और यह भी कह दिया है कि अगर दंगाई दिखे तो देखते ही गोली मार दो। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं इस वक्त। अभिषेक, ये सब क्या हुआ है वहां पर, अभी की स्थिति क्या है, पहले लोगों को ताजा हाल बताइए। देखिए, सबसे पहले सुशांत जी मैं बता दूं कि ये शाम 5:30 बजे की घटना है जब दंगाइयों ने इस तरह की घटना की। जैसे जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर पहले से भी नोटिसबाजी चल रही थी। पहले उन्होंने हवाला दिया कि ये हमारी जमीन है, उसके बाद नोटिसबाजी हुई और उसके बाद जब नोटिसबाजी के बाद ये दिन डिसाइड हो गया कि भाई आज आपको ये जगह खाली कर देनी है, नहीं तो हम बलपूर्वक हटा देंगे। और जब बलपूर्वक हटाने की बात आई और मैं आपको अभिषेक थोड़ा सा रोक रहा हूं, हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार जी जुड़ रहे हैं। अच्छा, उनसे संपर्क टूट गया, अभी एक बार फिर उनके पास चलेंगे, वो और बेहतर अपडेट बताएंगे कि इस वक्त पुलिस क्या कर रही है, क्या स्थिति है। तब तक आप अभिषेक अपनी जानकारी दीजिए। देखिए, जो मौका है हालात है इस समय वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, तमाम पुलिस फोर्स वहां पे डेप्यूट कर दिया गया है और तमाम पुलिस अधिकारियों से लगातार वहां के एसएसपी मौके की हालात दे रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार उनसे हर छोटी से छोटी घटना की बात भी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने सीधे रूप से निर्देश जारी कर दिया है कि अगर किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर दंगाई कहीं दिख जाते हैं तो उन्हें, अगर सीधे तौर से नहीं मानते तो उन्हें गोली मारने के आदेश भी जारी कर दीजिए।
कर दिए हैं। देखिए सुशांत जी, इस बात से आइडिया हो जाता है कि मामला कितना गंभीर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस तरह के आदेश दिए हैं। डीजीपी और अन्य जो बड़े अधिकारी हैं, गृह विभाग से लेकर सबकी नजर वहां पे टिकी हुई है और मामले को पड़ताल की जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह रही है। अभिषेक, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि वहां पर पहले से ही ये पता था कि आज एक्शन होगा अवैध मदरसे पर और अवैध नमाज स्थल पर, उसके बावजूद ये सब हुआ है? देखिए ये बिल्कुल प्री प्लान, जैसे कि कल यूसीसी का आपके सामने पूरा मामला आया, एक उत्तराखंड में अलग माहौल था और कल जो माहौल था उसको जोड़कर पुलिस भी इस कार्रवाई को देख रही है कि कल जो 7 तारीख को इसलिए रखा गया क्योंकि 8 तारीख, माफ कीजिएगा, 8 तारीख को इसलिए रखा गया था कि कल कोई बवाल ना हो जाए, कल जहां यूसीसी के नाम पे कोई घटना घटित ना हो जाए, इसलिए 8 तारीख को रखा गया। 7 तारीख को कल बिल पेश होता है और आज 8 तारीख को एक सोची समझी साजिश के तहत लोगों वहां इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद वहां पथराव हुआ और देखिए कई पुलिस वाले और कई पत्रकारों की मोटरसाइकिल जला दी गई, कई पत्रकार अपनी जान बचाकर भागे हैं और ये अपने आप में बेहद संगीन मामला हो चुका है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं और उन्होंने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। एक टीम उच्च स्तरीय जांच भी शुरू हो गई और निश्चित रूप से कल तक मौका, अगर हालात नहीं सुधरे तो बड़ा एक्शन। ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। मैं चाहता हूं एक बार जरा फुल फ्रेम ये तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को कि इस वक्त हल्द्वानी कैसे जल रही है, वहां पर आगजनी, हिंसा, पथराव। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से हल्द्वानी में, उत्तराखंड की हल्द्वानी में भारी बवाल हुआ है और सब कुछ किस बात पर कि वहां पर अवैध कब्जा करके एक मदरसा बनाया हुआ था, ये नगर निगम का आरोप था। वहां पर एक नमाज स्थल अवैध जमीन पर बना हुआ था, ये नगर निगम का आरोप था। पहले ही कुछ जगह खाली कराई गई थी, जो वहां पर मदरसा और नमाज स्थल था उस पर ताला लग चुका था। आज सबको पता था कि वहां पर एक्शन होगा और उसके बावजूद वहां पर इस तरह से हिंसा हुई है। हमारे साथ उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। इस वक्त हल्द्वानी में क्या स्थिति है, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार की घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए है, सबके लिए है। और अभी स्थिति वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और पूरी तरह से वहां हमारा प्रशासन मुस्तैद है और हमारी कोशिश है कि हम लॉ, जो कानून व्यवस्था है, उसको मेंटेन करें। और मैं तो आपके माध्यम से भी सभी से अपील कर रहा हूं कि सभी लोग शांति बना के रखें, क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रिय प्रदेश है। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं कभी भी न तो स्वीकार की जाएंगी और न ही इसे मान्यता दी जाएगी। प्रेमचंद जी, एक बात और बताइए, 2 दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है आपकी सरकार और उसके 2 दिन बाद वो जगह जहां ये एक्शन होना है सबको पहले से पता था, वहां अचानक भीड़ इकट्ठा होती है, पथराव होता है, आगजनी होती है। क्या आप दोनों में कोई कनेक्शन देख रहे हैं कि ये यूसीसी का भी गुस्सा है क्या जो निकला है? देखिए, यूसीसी का इससे कोई संबंध नहीं है, ये अराजकता है। और आप ये समझिए कि जहां लोगों ने अतिक्रमण किया, नगर निगम ने उनको नोटिस दिया, खाली कराने के लिए उनसे कहा गया, पूरी प्रक्रिया वहां पे अपनाई गई, तब तो यूसीसी का विषय भी नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से कुछ अराजक तत्व हमेशा मौके का फायदा उठाते हैं, हो सकता है कि वही अराजक तत्व इसमें भी अपना मकसद पूरा करना चाह रहे हों, लेकिन सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि अराजकता किसी भी सूरत पे बर्दाश्त नहीं होगी। और सभी लोग जो हमारे प्रदेश के हैं, प्रदेशवासी हैं, हमारे इस उत्तराखंड के लोग हैं, वो हमेशा शांति प्रिय लोग हैं, शांति पसंद करते हैं, अमन शांति रहे, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद्र जी हमसे बात करने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगा एक बार तस्वीरें फिर से फुल फ्रेम दिखाइए दर्शकों को कि किस तरह से हल्द्वानी में आज शाम 5:30 बजे के करीब ये हिंसा, ये आगजनी हुई है। अभी वहां पर कहा जा रहा है कि धारा 144 लगा दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और वहां पर भारी बवाल जो हुआ है उत्तराखंड के अंदर, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां पर पत्थरबाजी हुई है जबरदस्त, पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ है, पुलिस वालों पर हमला हुआ है,
कई बड़े अधिकारी घायल हुए हैं। आप देखिए, जिस तरफ देखिएगा उधर आग ही आग नजर आती है। पुलिस वाले कई बड़ी संख्या में घायल हुए हैं और वहां पर अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए, उत्तराखंड पुलिस की गाड़ियां फोड़ दी गई हैं, वहां पर अफरा तफरी। एक बार आवाज सुनाइए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हल्द्वानी की, जहां पर भारी बवाल, अवैध जमीन पर बने मदरसे, अवैध जमीन पर बने नमाज स्थल को के ऊपर एक्शन लेने की वजह से कहा जा रहा है कि भाई ये पूरा बवाल हुआ। ये बुलडोजर देखिए, और वहां पर ये गए थे अवैध कंस्ट्रक्शन को गिराने, और वहां पर इस तरह की चीज हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है कि भैया ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानून व्यवस्था का राज कायम होगा, और दंगाइयों को देखते गोली मारने का आदेश दे दिया गया है अगर वो पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग नहीं करते हैं, हिंसा होती है, कानून को हाथ में लेते हैं। हम आपको लगातार हल्द्वानी की इस खबर पर अपडेट देंगे। पाठशाला की अब एक और क्लास, पीएम मोदी पर विपक्ष का डबल अटैक कैसे एक झटके में फेल हुआ है, मोदी की जाति पर वार, राहुल ने क्या तय कर दिया है, अब की बार मोदी 400 पार, और विपक्ष की सरकारों को क्या मोदी सरकार जानबूझकर कम पैसे देती है, बीजेपी शासित राज्यों को ज्यादा पैसे देती है, इसका सच क्या है, आज आपको यह बताऊं। जब से नरेंद्र मोदी ने अकेले बीजेपी के 370 सीटें जीतने का दावा ठोका, तब से पूरे विपक्ष में खलबली मची। सबसे ज्यादा टेंशन में कांग्रेस है, क्योंकि उसके अपने साथी कह रहे हैं कि 40 सीट भी कांग्रेस जीत जाए बॉस तो बहुत बड़ी बात है। ममता बनर्जी ने कहा कि 40 सीट जीत के दिखाइए ना बॉस। खुद पीएम ने कल संसद में कहा था कि वो प्रार्थना करेंगे कि कांग्रेस इस बार अपनी 40 सीट तो बचा ले। मतलब एक तरफ 400 की बात हो रही है, एक तरफ 40 की बात हो रही है। लेकिन अगर कांग्रेस को 40 सीट भी ना मिले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं ना बॉस, वो राजनीति नरेंद्र मोदी की सीटों को और बढ़ा सकती है। जैसे आज नरेंद्र मोदी की जाति के बारे में राहुल गांधी ने बोलकर खुद सेल्फ गोल कर लिया। लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, राहुल गांधी पैर लेके जाते हैं, कुल्हाड़ी ढूंढते हैं और फिर पैर मारते हैं। राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी की जाति के बारे में कह दिया कि नरेंद्र मोदी खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो जनरल कैटेगरी में पैदा हुए, वो जन्म से ओबीसी नहीं है। उनकी जाति को तो बीजेपी ने ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया। मतलब जैसे नरेंद्र मोदी बाद में ओबीसी का फायदा उठा सके, ओबीसी होने का, इसलिए बीजेपी की गुजरात की सरकार ने ओबीसी लिस्ट में डाल दिया नरेंद्र मोदी की जाति। और वो कह रहे हैं कि भाई जो आदमी जन्म से ओबीसी नहीं है वो क्या समझेगा ओबीसी का दर्द। और कमाल देखिए, ये बात वो आदमी कह रहा है जो जन्म से ओबीसी, क्या भाई राहुल गांधी कौन सा जन्म से ओबीसी है, और जन्म से क्या आज भी कौन सा ओबीसी है, वो तो जनेऊधारी बताते हैं खुद को। नरेंद्र मोदी जन्म से थे नहीं थे अभी सब आगे बता दूंगा, लेकिन आज की डेट में तो ओबीसी हैं। लेकिन जो उन पे सवाल खड़ा कर रहा है वो तो खुद जनेऊधारी हैं, तो वो कैसे समझ रहे हैं ओबीसी का दर्द भाई। अगर जो जन्म से ओबीसी ना हो वो ओबीसी का दर्द नहीं समझ सकता। पहले सुन लीजिए कि आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जाति के बारे में कहा क्या है, फिर एक एक फैक्ट आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए।
एक तो भाषा देखिए, ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है, जैसे लग रहा है नरेंद्र मोदी उनसे छोटे हैं। उम्र का तो लिहाज कर लीजिए। खैर, राहुल गांधी की राजनीति का यह पैटर्न है कि कुछ भी बोल दो, फिर चाहे उसमें सच हो या ना हो। राफेल, पेगासस, अडानी, LIC, कितना गिना। राहुल गांधी ने कितनी बातें कही जो गलत निकली। पीएम मोदी की जाति को लेकर जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए वो कोई नया मुद्दा भी नहीं। 2014 में भी इसी बात पर चुनाव के टाइम पर कांग्रेस पीएम मोदी को घेर चुकी है, लेकिन जनता ने इस पर कोई भाव नहीं दिया। अब राहुल गांधी इसी मुद्दे को फिर झाड़ पोंछ कर निकाल कर लाए, क्योंकि कुछ और मिला नहीं। बस फर्क यह है कि पहले ये लोग कहते थे कि पीएम मोदी ओबीसी है ही नहीं, अब कह रहे हैं कि ओबीसी तो हैं लेकिन जन्म से ओबीसी नहीं। मतलब 2014 में बोले कि मोदी फेक ओबीसी हैं, अब 2024 आते आते मान लिए कि ओबीसी हैं लेकिन जन्म से ओबीसी नहीं। यानी 10 साल बीत गए, नरेंद्र मोदी 2 चुनाव बंपर बहुमत से जीत गए, कांग्रेस 2 चुनाव बुरी तरह हार गई, लेकिन अब भी ये लोग नरेंद्र मोदी की जाति के मुद्दे में ही फंसे हुए, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, नहीं है, जन्म से हैं, अब हैं, ये बता देंगे तो पब्लिक या ओबीसी वोट देना बंद कर देगी। अरे बॉस, ओबीसी देख के वोट दे रहा है या ये देख के दे रहा है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी के लिए क्या काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जाति के बारे में जो बातें कही, उसका मतलब यह भी है कि नरेंद्र मोदी गुजरात की मोद घांची जाति से, मोद घांची जाति पहले ओबीसी में नहीं थी। मोद घांची जाति को बीजेपी सरकार ने बाद में ओबीसी में डाल दिया, यह राहुल गांधी का तर्क। क्या पीएम मोदी ने खुद की जाति को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करवा दिया, ऐसा लग रहा है सुनकर? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री ही बने साल 2001 में, और नरेंद्र मोदी की जो जाति ओबीसी में शामिल हुई वो तो साल 2001 से पहले शामिल हो गई थी। तो राहुल गांधी की बात सरासर गलत है कि मोदी ने खुद की जाति को, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से बोल के खुद ही ओबीसी में शामिल करवा दी। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपको और चौंका देगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जाति को नरेंद्र मोदी ने नहीं, बीजेपी ने भी नहीं, राहुल गांधी की खुद की कांग्रेस ने ही ओबीसी में शामिल करवाया। और यह बात 1994 की है, तब गुजरात में कांग्रेस की सरकार होती थी। नरेंद्र मोदी जिस मोद घांची जाति से आते हैं उसको गुजरात में ओबीसी की लिस्ट में साल 1994 में शामिल किया गया, और उस वक्त गुजरात में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। छबील दास मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, जो उस वक्त कांग्रेस के नेता थे। 25 जुलाई 1994 में गुजरात में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए मोद घांची जाति को ओबीसी में शामिल किया। यानी गुजरात में कांग्रेस सरकार के वक्त ही नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी का दर्जा मिल चुका था। 1994 में बॉस, तब तो लोग नरेंद्र मोदी का नाम भी पूरे देश में नहीं जानते थे। ना नरेंद्र मोदी इस तरह से किसी पद पर बैठे हुए थे। नरेंद्र मोदी भी 1994 में नहीं जानते थे कि वो कभी आकर 2014 में पीएम बन जाएंगे। तो एक नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए पूरे इस तेली समाज को, ओबीसी समाज को आप टारगेट कर रहे हो कि जो जन्म से नहीं है वो कभी ओबीसी का दर्द नहीं समझेगा। साल 1994 में गुजरात में कांग्रेस सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, हमने वो नोटिफिकेशन भी आपके लिए निकाला है। उस वक्त गुजरात की कांग्रेस सरकार ने 1 नहीं 2 नहीं 36 जातियों को ओबीसी में शामिल किया था, और उसमें 25वें नंबर पर नरेंद्र मोदी की मोद घांची जो जाति है वो लिखी हुई है। यानी नरेंद्र मोदी की जाति को सबसे पहले ओबीसी का दर्जा गुजरात की कांग्रेस सरकार ने दिया, 36 जातियों को दिया। तो कांग्रेस ने क्यों नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी में डाल दिया? क्या नरेंद्र मोदी इसका 2014 में फायदा उठा लेंगे, यह सोच के कांग्रेस ने कर दिया था? नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने नए झूठ की पोल, गुजरात जो राहुल गांधी ने नया झूठ बोला इसकी पोल गुजरात के डिप्टी सीएम उस समय रहे नरहरि अमीन ने भी खोल दी। जब गुजरात में नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी का दर्जा मिला था, तब नरहरि अमीन उस वक्त की कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम होते थे, उप मुख्यमंत्री। उन्हीं नरहरि अमीन ने आज बता दिया ट्विटर पर कि वो साल 1994 में गुजरात की कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम थे। उन्हीं के डिप्टी सीएम रहते हुए वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी का दर्जा मिला था। नरहरि अमीन जो अभी बीजेपी के राज्यसभा से सांसद हैं, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और गुजरात में ओबीसी समुदाय का अपमान कर रहे हैं। कौन राहुल गांधी को रिसर्च करके देता है, कौन उनकी स्पीच लिखता है? मतलब मैंने कई बार बोला कि उनको अपने आसपास जो रिसर्चर है, जो स्क्रिप्ट लिखता है, जो सलाहकार है, उनको कोहनी मार के हटा देना चाहिए। हटो,
हर बार तुम लोग हमको झूठा साबित कर देते। कांग्रेस ने 1994 में ही नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया, लेकिन राहुल गांधी यह फैला रहे हैं कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी में डाला। सच यह है कि 94 में गुजरात की कांग्रेस सरकार के नोटिफिकेशन के बाद 1999 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला। इस नोटिफिकेशन के जरिए गुजरात की मोड घाची जाति को केंद्र की सूची में भी शामिल किया। 1999 में जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें गुजरात की मोड घाची जाति को अन्य पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची में भी शामिल कर ओबीसी का दर्जा दिया गया। 1999 में कई राज्यों में पिछड़ी जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में जगह दी गई थी ताकि केंद्रीय भर्तियों में भी उन्हें आरक्षण मिल सके। यानी ऐसा नहीं है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने गुजरात में ऐसा कर दिया था। और इतनी दिक्कत थी नरेंद्र मोदी से तो तभी बोलते कांग्रेस की सरकार को 1994 में कि तेली समाज को डालो ही नहीं इस ओबीसी लिस्ट में। लेकिन बोलना है तो कुछ बोल देना है। राहुल गांधी यह भी बताना भूल गए, भूले क्या है, सबको पता है क्यों नहीं पता है। जब नरेंद्र मोदी की जाति को गुजरात में ओबीसी बनाया गया था और जब केंद्र में ओबीसी बनाया गया तो उस वक्त नरेंद्र मोदी किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे, गुजरात के सीएम भी नहीं थे। भाई आप देखिए ना नरेंद्र मोदी क्या थे जिनकी जाति की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो है वो अपनी जाति को जबरदस्ती ओबीसी में डलवा लिए। 1994 जब गुजरात की लिस्ट में ओबीसी का दर्जा मिला तब मोदी क्या थे? मोदी क्या थे? ना मंत्री थे ना सीएम थे, कुछ नहीं थे गुजरात के बॉस। 1999 में केंद्र ने दर्जा दिया, ओबीसी लिस्ट में डाला, सेंट्रल लिस्ट में। तब मोदी क्या थे? ना मंत्री थे ना सीएम थे, कुछ नहीं थे। 1999 नरेंद्र मोदी तो पहली बार 7 अक्टूबर 2021 को गुजरात के सीएम बने थे। यानी यह क्लियर है कि नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी में शामिल करने को लेकर नरेंद्र मोदी का कोई कनेक्शन ही नहीं। और अब जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था तो ऐसी कोई ओबीसी कैटेगरी थी भी नहीं। राहुल गांधी अब पीएम मोदी की जाति को निकाल कर ले आए और दावा ठोक रहे हैं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है इसलिए वो जाति जनगणना नहीं करवा रहे। एक बार ये वाला भी सुनिए फिर आगे की बात बताता हूं। पता है मैं कैसे जानता हूं, पता है मैं कैसे जानता हूं, सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अडानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी हैं। ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। तो यानी राहुल गांधी का लॉजिक ये है कि नरेंद्र मोदी जाति से जन्म से ओबीसी नहीं है इसलिए जाति का जनगणना नहीं करेंगे। तो बॉस जन्म से तो आप भी ओबीसी नहीं है और आप तो आज की डेट में भी ओबीसी नहीं है, तो आप कैसे कराइएगा जातिगत जनगणना अगर लॉजिक ये है तो? और दूसरी बात, इतनी जातिगत जनगणना की चिंता है तो कर्नाटक में जो जातिगत जनगणना हुई उसका डेटा कब बताइएगा, कब आएगा उसका डेटा बाहर? अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो जाति है ओबीसी है या नहीं उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, हाथ नहीं मिलाते, किसानों से नहीं मिलते, मजदूरों से नहीं मिलते। अरे बॉस, ये पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी सफाई कर्मियों के पैर धोए हैं। ये वीडियो है भाई, पूरे देश ने देखा है। सफाई कर्मी के पैर धोए हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं। मजदूरों के साथ हाथ मिला रहे हैं, ये देखिए। मजदूरों के ऊपर फूल बरसाते हैं। संसद भवन बनाने वाले मजदूरों पे फूल बरसाए थे, काशी विश्वनाथ बनाने वाले मजदूरों से फूल बरसाए थे, मजदूर के घर जाके चाय पीते हैं। कौन इनकी स्क्रिप्ट लिखता है? राहुल गांधी की बॉस। एकदम माथा पिचपिचा जाता है इनकी बात सुनकर। कहीं तो कुछ फैक्ट, कहीं तो कुछ सच होगा। लेकिन राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में जो बातें कही उससे तो खुद कांग्रेस फंस जाएगी।
फंस जाएगी बॉस, क्योंकि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर जो सवाल उठाए उससे राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि जो जातियां ओबीसी कैटेगरी के में बाद में शामिल हुई, क्या कांग्रेस किसी को भी ओबीसी नहीं मानती है क्या जो जन्म से ओबीसी है उन्हें ही कांग्रेस ओबीसी मानेगी और बाकी किसी जाति को नहीं मानेगी? और यह भी सवाल उठेगा कि राहुल गांधी तो खुद ओबीसी नहीं है, वो तो खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं, तो ये कैसे राहुल गांधी कह सकते हैं कि जो जन्म से ओबीसी नहीं है वो जातिगत जनगणना नहीं करवाएगा और राहुल गांधी करवा देंगे? कांग्रेस और राहुल गांधी को यह भी जवाब देना होगा कि ओबीसी आरक्षण आने से पहले करीब 40 साल कांग्रेस सत्ता में रही तो ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं दिला पाई? क्यों नहीं दिया इन्होंने ओबीसी आरक्षण 40 साल सत्ता में रहते हुए? ये नरेंद्र मोदी की जाति कोई इकलौती है क्या जो 1994 में लिस्ट में आई है? आजादी के 40 साल जब आरक्षण नहीं दिया इन लोगों ने, इस तरह की लिस्ट नहीं बनाई, उसके बाद कईयों को मिला है और हर राज्य में मिला है, तो वो सारे लोग जो आजादी से लेकर 40-45 साल ओबीसी की लिस्ट में नहीं आए, वो लोग ओबीसी नहीं है क्या? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, पहले ही ऑलरेडी ओबीसी भर भर के नरेंद्र मोदी को वोट दे रहा है। ऐसी बात कर करके ये लोग नरेंद्र मोदी को तो 400 के पार ले ही जाएंगे, राहुल गांधी कांग्रेस को 40 के और नीचे घसीट ले आएंगे। और ये वही राहुल गांधी हैं जो 2009 में कहते थे कि वो तो किसी जाति को मानते ही नहीं है। आज हमने राहुल गांधी का 2009 का एक बयान निकाला है, सुनिए। राहुल गांधी जो आज हर जगह जातिगत जनगणना राहुल गांधी करवाएगा कह रहे हैं, वो 2009 में जाति को लेकर क्या कहते थे, सुनिए जरा उनका बयान। Press sees me as staying with Dalits. I don't see myself as staying with Dalits. This is I see myself as going to a human being's house. I don't see it as a Dalit or upper caste or lower caste. As far as I'm concerned, there is a poor human being and I'm going to his house. And by the way, I go to poor people's houses, whether they are Dalits, upper caste, minority, anybody. And I spend nights in people's houses who are non-Dalits. So this differentiation occurs in the media. It doesn't occur in my mind. I personally don't believe in the caste system. I believe that whether you're a Dalit or upper caste, you're the same. The only difference, as far as I can see, between a poor person and a rich person is opportunity. So this frame of Dalit is your frame, it's not my frame. Okay? My frame is that every single Indian is equal. 2009 में राहुल गांधी जातिगत सिस्टम ही नहीं मानते, उनको सिर्फ इंसान दिखता था। आज मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं तो जाति जाति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाति का जनगणना और ओबीसी कार्ड तो नहीं चल रहा, फिर भले ही राहुल गांधी कितना ही माहौल बनाते रहे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक और मुद्दा उठाकर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और यह मुद्दा है टैक्स कलेक्शन में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने का। इस मुद्दे से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच बांटने वाली राजनीति की जा रही है। इसी राजनीति को और हवा देने के लिए दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के सीएम दिल्ली आकर प्रदर्शन करने लगे। माई टैक्स माई राइट कैंपेन को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर केरल सरकार ने प्रदर्शन किया। केरल के सीएम पिनराई विजयन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इतना ही नहीं, केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वहां पहुंच गए। इससे पहले कल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंची थी। इस प्रदर्शन में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी शामिल हुए। कर्नाटक और केरल के अलावा तमिलनाडु और तेलंगाना भी केंद्र सरकार पर फंड्स के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगा चुके हैं। इन चारों राज्यों में विपक्ष की सरकार है और वो लोकसभा चुनाव से पहले टैक्स कलेक्शन के बंटवारे के मुद्दे को हवा दे रहे हैं कि बॉस नरेंद्र मोदी जैसे दक्षिण के राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इसका सच क्या है। यह भी जानिए कि फंड के बंटवारे के बहाने नॉर्थ और साउथ का नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुटे विपक्ष के आरोप क्या है, फिर आपको इसका फैक्ट बताऊंगा। पहला आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि तय नियमों के अनुसार राज्यों का जितना पैसा बनता है उतना पैसा केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों को नहीं दे रही है। दूसरा आरोप यह है कि जो राज्यों के टैक्स कलेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए तय किए गए नियम ही गलत है। ज्यादा टैक्स देने वाले राज्यों को कम पैसा दिया जा रहा है। विपक्ष की सरकारों के इस प्रदर्शन में केजरीवाल भी पहुंचे। वो अपना अलग ही राग अलापने लगे कि केंद्र सरकार तो सबको जेल में डाल रही है। यहां टैक्स की बात हो रही थी, भाई अपना जेल का किस्सा ले आए, कल को उन्हें भी जेल में डाल देगी, ये कहने लगे। केजरीवाल की तो अपनी अलग कहानी है, लेकिन जहां राज्यों को केंद्र से मिलने वाले पैसे का मामला है तो विपक्ष की सरकारों का कहना है कि राज्य अगर टैक्स के 100 रुपए केंद्र को भेजते हैं तो 100 रुपए में से आप देखिए, इनका आरोप यह है कि राज्य ने
केंद्र को मान लीजिए 100 रुपया भेजा, 100 रुपया भेजा, तो किस राज्य को कितना पैसा केंद्र देता है? बिहार को ये लोग कह रहे हैं कि 100 रुपया मान लीजिए भेजे, 1000 रुपया मान लीजिए कि आपने 1000 रुपया भेजे, तो उसमें से बिहार में आप देखिए 706 रुपया, मतलब बिहार नहीं, इसको 100 ही रुपया रखिए, 100 रुपया रखिए। बिहार अगर 100 रुपया भेजता है तो उसको केंद्र की तरफ से 706 रुपया मिलता है। 1000 मतलब वो भेज कम रहा है लेकिन उसको मिल 706 रुपया रहा है। यूपी को अगर आप देखिएगा, यूपी 100 रुपया भेजता है तो उसको केंद्र 273 रुपया दे रही है, यह आरोप। असम को कितना मिलता है? 100 रुपया असम भेजता है, उसको 263 रुपया मिलता है, यह आरोप लग रहा है। मध्य प्रदेश को, एमपी को कहा जा रहा है कि 242 रुपया मिलता है, भेजते वो 100 रुपया है और 242 रुपया मिलता है। जबकि आरोप यह है कि भाई बंगाल 100 रुपया भेजता है तो उसको 87 रुपया मिलता है, मतलब उसका पैसा काट के मिलता है। पंजाब 100 रुपया भेजता है तो उसको 69 ही रुपया मिलता है। केरल 100 रुपया भेजता है तो उसको 57 रुपया मिलता है। और तमिलनाडु को, टीएन को 100 रुपया भेजने पे 29 रुपया मिलता है और कर्नाटक को 15 रुपया मिलता है। तो इनका कहना है कि भाई हम लोगों को, हम 100 रुपया भेजते हैं तो कम पैसा मिलता है, और ये देखिए इन लोगों को इतना भर भर के पैसा मिल रहा है। अच्छा, बिहार में तो अभी तक विपक्ष की ही सरकार थी लेकिन फिर भी 706 रुपया मिल रहा था, लेकिन आप कहने को है कि भाई नीतीश जी बीजेपी के साथ है। अब आप भी ये आंकड़े देखिएगा तो एक बार के लिए यही लगेगा कि बॉस ये तो पक्षपात चल रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है तो कम मिल रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है तो ज्यादा मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से राज्यों को पैसे का बंटवारा कर रही है, यानी जिसके लिए मन किया उसे ज्यादा दे दिया, जिसके लिए नहीं किया उसको मना कर दिया। लेकिन क्या ऐसा सचमुच हो रहा है? क्या फंड के बंटवारे बिना नियम कायदे कानून के चल रहे हैं? सब नरेंद्र मोदी की मर्जी पे चल रहा है कि सुनो इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, ऐसा चल रहा है क्या? इसकी सच्चाई बताता हूं। सच यह है कि राज्यों को फंड के बंटवारे के लिए संविधान में पूरा प्रावधान और नियम कायदा है। ये सारे नियम देश की पिछली सरकारों से चले आ रहे हैं और ये कोई 2014 के बाद पीएम मोदी ने नहीं बनाए हैं नियम। विपक्ष की इस फंड वाली राजनीति को समझने के लिए आपको संविधान को समझना होगा। दरअसल राज्यों को फंड के बंटवारे के लिए संविधान के आर्टिकल 280 में प्रावधान किया गया। इसके तहत केंद्र सरकार अपनी मर्जी से किसी राज्य को कम या ज्यादा पैसा नहीं दे सकती। आर्टिकल 280 के मुताबिक हर 5 साल में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। यह वित्त आयोग स्टडी करके एक फॉर्मूला तैयार करेगा जिसके आधार पर राज्यों को फंड्स का बंटवारा होगा। इस वक्त 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं और इस आयोग की सिफारिशें 2021-22 से 2025-26 तक लागू रहेंगी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत के सभी राज्यों की हालत एक जैसी नहीं है बॉस। जैसे एक घर में अगर 5 भाई रह रहे हैं, एक भाई 1 लाख रुपया कमा रहा है, दूसरा 10,000 कमा रहा है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि जो 1 लाख रुपया घर में दे रहा है वो बिरयानी खाएगा और जो 10,000 जो है वो कमा रहा है उसके भले 6 बच्चे हो, उसका परिवार ज्यादा बड़ा हो, लेकिन उसको सूखी रोटी खिलाइएगा क्योंकि वो 10,000 कमा रहा है। और आपको इसको उदाहरण से समझिए, एक तरफ बिहार है जो पिछड़ा राज्य है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र है जिसे अमीर राज्य माना जाता है। इसीलिए जाहिर सी बात है अमीर राज्य से टैक्स ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा और गरीब राज्य से कम टैक्स मिलेगा। तो आप क्या बोलिएगा बिहार के लोगों को कि तुम्हारे यहां से कम टैक्स आया है, तुम्हारे यहां स्कूल नहीं खोलेंगे, कॉलेज नहीं खोलेंगे, तुमको पैसा नहीं मिलेगा विकास के लिए। और महाराष्ट्र में ज्यादा पैसा आ रहा तो महाराष्ट्र को कहिएगा कि हां तुम रख लो भैया, तुम ही अपना चमचमाते रहो। ऐसे देश नहीं ना चलता है बॉस। राज्य अगर बच्चे हैं तो केंद्र जो है वो मां बाप की तरह होता है। मां बाप अपने बच्चों में बराबर पैसा बांटेगा ना भाई, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा देगा। और ये आज से हो रहा है क्या? ऐसे में केंद्र सरकार जब राज्यों से टैक्स कलेक्शन करती है तो इसमें पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ज्यादा फंड दिया जाता है। जैसे आप देखिए कि जो ओबीसी है, एससी एसटी है, उनको अलग से मौके मिल रहे हैं ना भाई आगे लाने के लिए। ये कह दिया जाता है कि भाई नहीं नहीं सबका बराबर हिसाब चलेगा।
जिस तरह किसी जॉइंट फैमिली में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले बेटे को कम पॉकेट मनी मिलती है ताकि कम पैसे कमाने वाले बेटे को परिवार में समानता और सम्मान का अधिकार मिल सके, इसी तरह संविधान में राज्यों को फंड के बंटवारे की व्यवस्था की गई। किस राज्य को केंद्र से कितना पैसा मिलेगा, 15वें वित्त आयोग ने इसका एक फॉर्मूला बनाया। इसमें राज्य की जनसंख्या को रखा गया, क्षेत्रफल, जंगल के लिए 40% वेटेज दिया गया। हर चीज के हिसाब से है कि किसकी जनसंख्या कितनी है, किसका क्षेत्रफल कितना है, किसका जंगल का एरिया कितना है, तो उसका 40% वेटेज है। औसत आय के मुकाबले राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी ऊपर या नीचे है, उसे 45% वेटेज दिया गया। मतलब किसी राज्य में लोग कम कमा रहे हैं तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण और टैक्स कलेक्शन की कोशिशों को 15% का वेटेज मिला है। ये वो 3 फैक्टर हैं जिनके आधार पर वित्त आयोग राज्य और राज्य सरकारों के लिए पैसे का बंटवारा तय करती है। क्या ये राज्यों को नहीं पता है? सबको पता है। इतना ही नहीं, यूपीए के 10 साल के कार्यकाल और पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में राज्यों को टैक्स कलेक्शन में से कितना हिस्सा दिया गया, उसको भी आपको बता देता हूं। टैक्स का हिस्सा दिया किसने, कितना दिया, ये आप देख लीजिए। लेकिन चूंकि चुनाव सामने है और नॉर्थ वर्सेस साउथ वाली चीज चल रही है तो हवा दी जा रही है। यूपीए के 10 साल, इसमें क्या हुआ था भाई, जरा इसको हिसाब देख लीजिए। इसमें राज्यों को कितना पैसा दिया गया, 22,10,000 करोड़। किसको मिला? ये राज्यों को, ये राज्यों को मिला 22,10,000 करोड़ यूपीए के 10 साल। अब आप देखिए मोदी के 9 साल, इनके तो 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। मोदी के 9 साल में कितना पैसा राज्यों को गया है बॉस? 84,30,000 करोड़। 30,000 करोड़, 84,30,000 करोड़ गया राज्यों को। तो कोई छोटी मोटी रकम नहीं जा रही है। अच्छा, जीएसटी में आप देखिए, आपने देखा होगा एक सीजीएसटी होती है जो सेंट्रल को जाता है, एक आपने देखा होगा एसजीएसटी लगता है, ये राज्यों को जाता है। ये 50-50% बस बढ़ता है, 50-50%। ये तो सीधा सीधा जा रहा है। एक आईजीएसटी होती है, उसमें जो बंटवारा होता है वो भी आपको बता रहा हूं, और किस तरह से पैसा दिया जाता है, उसके लिए क्या हिसाब है, ये सबके सामने है। लेकिन चूंकि यहां पॉलिटिक्स करनी है तो सब अपने अपने हिसाब से माहौल बनाए हुए हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स चलेगी क्या? पाठशाला में आपको अगली क्लास में बताता हूं यूपी की 80 में से कितनी सीटें मोदी योगी ने लॉक कर दी। इसका नंबर हमारे पास आया है। अखिलेश, राहुल, सोनिया यूपी से चुनाव लड़े तो कौन कौन मोदी लहर में हार जाएगा, अब इसका चल। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीट, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश को गेटवे टू दिल्ली कहा जाता है। यानी जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया उसकी सरकार दिल्ली में बनती है, यह माना गया है। और यह बात पीएम मोदी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी को फ्री हैंड दिया हुआ है नरेंद्र मोदी, और योगी आदित्यनाथ भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। अभी तक विपक्ष यही नहीं सोच पाया कि राम मंदिर के मुद्दे से कैसे उभरे, वहीं सीएम योगी ने फ्यूचर एजेंडा सेट कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर खड़े होकर सीएम योगी ने जो बातें कही उसके बारे में शायद ही विपक्ष ने सोचा हो। एक मुख्यमंत्री डंके की चोट पर हिंदुओं की भावनाओं को विधानसभा में जाहिर कर रहा है। यह अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आया विश्वास है कि सीएम योगी सदन के अंदर काशी और मथुरा का जिक्र कर रहे हैं। एक बार सीएम योगी का यह बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे इस एक बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा मचा है, और हमारे पास जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं कि आज चुनाव हुए तो बीजेपी को, मोदी योगी की इस जोड़ी को उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी लोकसभा सीटें आएंगी ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले योगी जी को सुनो। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम।
यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां कोई समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी संकोच के कहा कि हिंदू समाज सालों से सिर्फ 3 जगह मांग रहा है, अयोध्या, काशी और मथुरा, और इन तीनों ही स्थानों का हिंदुओं में बहुत बड़ा महत्व है। हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए सीएम योगी के बयान से यूपी के विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विपक्ष को कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि बीजेपी को राम मंदिर का फायदा मिलेगा। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा भी शुरू हो रही है, ज्ञानवापी का फायदा भी बीजेपी को होगा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी गर्म है, और योगी के बयान के बाद कहीं उसका फायदा भी चला गया तो पूरे यूपी में सूपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है, विकास हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था के 3 सबसे बड़े केंद्रों को लेकर हिंदू समाज के मन में नई उम्मीद पैदा हुई। अगर अयोध्या में कानूनी तरीके से फैसला हो सकता है तो काशी मथुरा में भी हो सकता है। आप यह देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों का क्या असर हो रहा है। अखिलेश यादव, जो इंडी गठबंधन की गांठ खोलने से बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो धर्म, सनातन और आस्था की पिच पर आकर बयान देने को मजबूर हो गए। एक बार सुनिए अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं। कौन पांडव है, कौन कौरव है, अभी ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है, कौन कौरव है। और अगर हम संख्या बल पे जाएं तो बीजेपी तो ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो पहले ये तो तय हो जाए कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी चीज है। यानी अगर आप देखें तो सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सभी को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर किया। ये सभी जानते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी बाकी दलों से 4 कदम आगे, और ये बात अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं। या कहें कि अखिलेश मजबूर हैं, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी में राम मंदिर को लेकर 2 फाड़ साफ दिख रही है। यूपी में बजट सत्र के दौरान राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। धन्यवाद प्रस्ताव पर अखिलेश के 97 विधायकों ने योगी सरकार का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के सिर्फ 14 विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। यानी विधानसभा में ही सबके सामने जब लगभग पूरी पार्टी राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में आ गई, तो अखिलेश को भी समझ आ गया होगा कि इस मुद्दे पर जितना बयानबाजी होगी उतना नुकसान होगा। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता मानने को तैयार नहीं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को ही देख लीजिए, जो लगातार राम मंदिर और रामलला पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य को। जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर बनाने का फैसला दिया, हम सभी लोगों ने, पूरे देशवासियों ने, किसी पार्टी का रहा हो, सबने स्वागत किया। उसी का काम हुआ। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? आप उस रामलला को जो छावनी थे उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान रामलला निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? अब इनको कौन बताया कि जो पहले से पूजे जा रहे थे रामलला, वो भी वहीं मंदिर में बैठे हैं भाई। लेकिन विरोध करना है तो करना है। यूपी विधानसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव आने से समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ साफ दिखा। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। सीएम योगी की रणनीति तो इससे भी 2 कदम आगे की। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के सभी विधायकों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन की योजना बनाई, जिसके बारे में यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने जानकारी दी। पहले सतीश महाना को सुनिए, फिर अखिलेश की दुविधा के बारे में बताऊंगा। जी ने हमारे सभी दलीय नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हम सब लोगों को अयोध्या ले चला जाए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैंने इस बात की व्यवस्था करी है। उसके लिए माननीय शिवपाल जी यादव
इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि अध्यक्ष जी ले जाएंगे तो हम सब लोग चलेंगे। आपका भी अखबार में छपा था और आपने भी स्टेटमेंट दिया था। 11 फरवरी को हम सब लोग सारे माननीय सदस्यगण विधायक के आमंत्रित हैं अयोध्या धाम चलने के लिए। अब ये हो गया बवाल, सबको बुला लिए कि चलिए अयोध्या। सभी विधायकों को 11 फरवरी को रामलला के दर्शन का न्योता देकर सीएम योगी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों को फिर से एक्सपोज कर दिया। और मजा देखिए कि अखिलेश यादव सीएम योगी के इस जाल में फंस भी गए। समाजवादी पार्टी ने तय किया कि उनके विधायक 11 फरवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। रामलला का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, बीजेपी क्यों क्रेडिट ले रही है? बीजेपी के निमंत्रण पर अयोध्या जाने का मतलब बीजेपी को क्रेडिट देना है। 11 फरवरी के बाद सब जिसे जाना है वो अपनी सुविधा के हिसाब से अयोध्या जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बात का अंदाजा था कि अखिलेश यही करेंगे और इस तरह से अखिलेश ने फिर से बीजेपी को मौका दे दिया ये कहने का कि ये राजनीति के चक्कर में रामलला का विरोध कर रहे हैं। यानी फिर वही उसी जगह जाके फंस गए ये लोग। इधर इंडी गठबंधन अभी तय नहीं कर पा रहा कि किस रणनीति से मोदी योगी की जोड़ी को मात दी जाए। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक तरफा जीत का अनुमान लग रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत ने एक सर्वे किया और उसमें बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत दिख रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन 80 में से 77 सीटें जीत सकता है, यह हमारा सर्वे दावा कर रहा है अगर आज की डेट में चुनाव हो जाए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि आरएलडी जो आज में की डेट में उनके साथ है लेकिन कहा जा रहा है बीजेपी के साथ आ जाएगी, उस आरएलडी को भी इस गठबंधन में जोड़ दें सपा के साथ, तो भी हमारा सर्वे ये कह रहा है कि 3 सीट से ज्यादा ये लोग नहीं जीत पाएंगे। बीएसपी और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं आने का अनुमान है हमारे सर्वे में। यानी यूपी में पीएम मोदी और सीएम योगी की रणनीति कामयाब होती दिख रही है। राम मंदिर प्लस मोदी लहर का जादू उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। सपा कांग्रेस आरएलडी गठबंधन में सिर्फ 3 सीटों की जीत है, तो आप सोचिए किसकी सीट बचेगी फिर। इसीलिए तो नहीं कहा जा रहा कि सोनिया गांधी राज्यसभा जा सकती हैं। और अगर 3 ही सीट मिली तो फिर किसकी सीट बचेगी? क्या भी हारेंगे? क्या डिंपल यादव हारेंगी? क्या शिवपाल हारेंगे? क्या जिनको तो अभी तो खैर टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। कौन कौन हार जाएगा इस मोदी लहर में, इस राम लहर में, यह कहना मुश्किल है। लेकिन सर्वे कह रहा है कि बीजेपी यूपी में इतिहास रच सकती है। 80 में से 77 सीटें बीजेपी जीत सकती है, यह हमारा सर्वे है।